करने वाले हैं जिनका भी इसी मंथ NHM CHO या फिर कोई सी भी स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम आपका होता है, किसी भी स्टेट के लिए कहीं पर भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप RML के लिए पेपर दे रहे हो, UPOMS के लिए दे रहे हो या फिर OSSC के लिए दे रहे हो। OSSC का एक पेपर मेरे पास जो फॉर्मेट अवेलेबल था, ऑफिशियल पेपर, मैंने आपको चैनल पे अपडेट किया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, आपके लिए वो पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो भी लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए तो हेल्पफुल होगा ही, लेकिन जो लोग अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज की जो गायनेक की क्लास है हमारी OBG की, इसमें आपको क्या क्या कवर होगा। तो यहाँ पर आपका पूरा परपीरियम पीरियड, पूरी स्टेज ऑफ लेबर कैसे मैनेज करना है, कौन सी स्टेज ऑफ लेबर है, कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगी, सब चीज़ें आपकी आज की इस क्लास में कवर हो जाएंगी। और यहाँ पर अभी जो रिसेंट में जिन्होंने अभी UP NHM के पेपर नहीं देखे, मैंने चैनल पर 5 पेपर थे मेरे पास जिसमें से 3 पेपर अपडेट कर दिए हैं, वो पेपर आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। जिनका भी एग्ज़ाम है इसी मंथ, स्पेशली MP NHM वालों का, वो लोग इस पेपर को ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी जिन्होंने अभी तक UP NHM के पेपर नहीं देखे हैं। क्योंकि जो NHM के पेपर आते हैं वो सभी जगह जो सिलेबस होता है एज सेम होता है। UP में बस 8 क्वेश्चन करके डिवाइड कर दिया जाता है कि 8 आपके OBG के, 8 कम्युनिटी के, 8 करके 80 नंबर। लेकिन MP में ओनली 85% नर्सिंग आना और 15% आपको अदर जो GK GS रीजनिंग कंप्यूटर ये आपका आएगा। तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, कई बार NHM एग्जाम में आया भी है। अ नर्स इज डूइंग परकसन ओवर अ पेशेंट्स लिवर एंड स्प्लीन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर एक नर्स है, एज अ नर्स, एज अ CHO आप क्या कर रहे हैं, लिवर और स्प्लीन के लिए परकसन कर रहे हैं। परकसन का मतलब होगा कि आप डीपली एब्डोमिनल जब असेसमेंट करते हैं तो जब ऑर्गन आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, तब परकसन के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल फाइंडिंग कैसे पता चलेंगी, हाइपर रेसोनेंस होगा, डलनेस होगी, रेसोनेंस होगा कि टिम्पेनी होगी, क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नॉर्मली जो बात हो रही है वो होगा यहाँ पर डलनेस, क्या होगी, डलनेस। और ऐसा क्यों होगा, विथ परकसन द इंटेंशन इज टू डिस्टिंग्विश रेसोनेंस फ्रॉम डलनेस। तो यहाँ पर डलनेस का मतलब है कि नॉर्मल फाइंडिंग क्या होगी, डलनेस होगी। यदि रिसोनेंस जो कहा है मतलब क्या है, गैस है, फ्लैशुलेंस है, एयर है, कहाँ पर, लंग्स में भी हो सकती है या फिर कोई अदर पार्ट में। फिर डलनेस सजेस्ट करेगा कि यहाँ पर ओनली फ्लूइड है थोड़ा बहुत। और सॉलिड ऑर्गन का मतलब है जब यहाँ पर लिवर और स्प्लीन एक सॉलिड ऑर्गन है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत फ्लूइड भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो ऑर्गन क्या है, डलनेस का मतलब है यहाँ पर ऑर्गन, जो भी ऑर्गन क्या है, सॉलिड ऑर्गन होते हैं, वहाँ पे परकसन के टाइम पे आपको डलनेस रहेगी। रिसोनेंस से मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ गैसें हैं जो कि लंग्स के लिए रहेगा। यदि लंग्स में पूछे तो रेसोनेंस होगा। फिर यहाँ पर आता कि जो स्प्लीन है, जनरली स्प्लीन की जो साइज होती है परकसन के टाइम पर क्या होगी, थोड़ी बहुत ऊपर को देखने को मिलेगी। फिर जैसे ही आप एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन जो सांसें लेंगे छोड़ेंगे उस टाइम पर क्या होगा, जो स्प्लीन है उसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा, आपको पोजीशन तो वही रहेगी जहाँ पर है, लेकिन जो साइज है नॉर्मल साइज के कंपेयर में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली जब हम कहेंगे, यदि यहाँ पे कहा कि स्प्लीन नॉर्मल का पूछा है तो डलनेस हो गई, लेकिन यहाँ पर परकसन के टाइम पर क्या है, परकसन के टाइम पर जब आपने सांस खींची उस टाइम पर आपको यदि डलनेस फील होता है तब होगा कि पर्सन को क्या है, जो स्प्लीन की साइज है वो क्या है, बड़ी हुई है। और जनरली जब किसी को मलेरिया होता है तब बढ़ती है स्प्लीन की साइज, स्प्लीनोमेगाली तब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यदि नॉर्मली आप असेसमेंट कर रहे हैं, फाइंडिंग कर रहे हैं, क्या होगा, डलनेस। और डलनेस क्या होगा, जो भी
जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं वहाँ पर जब भी आप परकसन करेंगे तो आपको डलनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड स्टेप ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है इसमें एक्टिव मैनेजमेंट में कौन सा स्टेप नहीं होगा। ऑप्शन में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोटॉनिक ड्रग्स इमीडिएटली आफ्टर फीटल डिलीवरी, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा इमीडिएटली फॉलोड बाय फीटल एक्सपल्सन, या फिर मसाजिंग द यूट्राइन फंडस। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्यों किया जाता है, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में पहले पता होना चाहिए आपको होगा क्या। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो बाहर आता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, प्लेसेंटा बाहर आता है। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाता है, प्लेसेंटा को बाहर लाने के लिए यूट्रोटॉनिक ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, यूट्रोटॉनिक ड्रग दी गई ताकि यूट्रस में क्या हो, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आए। और ये क्यों दी जाएंगी, फीटल की डिलीवरी के बाद। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोटॉनिक ड्रग्स इमीडिएटली आफ्टर फीटल डिलीवरी। ऐसा करने से क्या होगा कि बेबी बाहर आ गया सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। अब थर्ड में जब प्लेसेंटा बाहर आता है तो इस टाइम पर यदि मान लो बेबी बाहर आने के बाद कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लेसेंटा अंदर ही रह जाए। और जब प्लेसेंटा विदिन 30 मिनट तक बेबी के एक्सपल्सन के बाद से लेके 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है तब हम इसको क्या कहते हैं, रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो जब प्लेसेंटा बेबी एक्सपल्सन होने के बाद से लेके 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है तो ये कहलाता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। नॉर्मली ये 15-20 मिनट में आ जाता है, जो प्रीमी और मल्टी पैरा में दोनों में ही सेम ड्यूरेशन होता है इसका। तो यहाँ पर आपको क्या देना है, यूट्रोटॉनिक ड्रग देना है ताकि कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आए। फिर हमें कॉर्ड ट्रैक्शन को भी प्रिवेंट करना है। क्या है, कंट्रोल द कॉर्ड ट्रैक्शन। यूट्राइन जो फंडस है उसकी मसाज करना है। मैनुअली आपको हाथ डाल के कुछ भी रिमूव नहीं करना है, प्लेसेंटा को अपने आप बाहर आएगा। कॉन्ट्रैक्शन यदि अच्छे आते हैं तो प्लेसेंटा अपने आप बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होगी, थर्ड स्टेज। लेकिन बिना किसी डिले, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन कहा गया है विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा इमीडिएटली फॉलोड बाय फीटल एक्सपल्सन, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट बेबी एक्सपल्सन जो फीटल है, फीटल एक्सपल्सन के बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक का टाइम लग जाता है। तो मैक्सिमम 30 मिनट तक आपको वेट एंड वॉच करना है। यदि ऐसा नहीं होता है फिर आप मैनुअली रिमूव कर सकते हैं प्लेसेंटा, लेकिन तुरंत नहीं। सो हियर इज द राइट आंसर इज विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा इमीडिएटली फॉलोड बाय फीटल एक्सपल्सन। और यहाँ पे कहा है कि नॉट अ रिकमेंडेड स्टेप, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 से 4 पॉइंट होते हैं एक्टिव मैनेजमेंट के लिए, क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट होता है कि आपको यूट्रोटॉनिक ड्रग एडमिनिस्टर करना है, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं आप जो कि एक यूट्रोटॉनिक ड्रग है। फिर कॉर्ड ट्रैक्शन को डिलीवरिंग ऑफ प्लेसेंटा व कंट्रोल द कॉर्ड ट्रैक्शन। प्लेसेंटा की डिलीवरी तो होनी ही है थर्ड स्टेज में, लेकिन कॉर्ड ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करना है। फिर फंडल मसाज करना है, क्या करना है, यूट्रस और फंडल यूट्राइन फंडस से उसकी मसाज करना है ताकि प्लेसेंटा बाहर आए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में किया क्या जाता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है क्या, इस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब होता है बेबी एक्सपल्सन के बाद से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्सन स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज है। सेकंड में फीटल एक्सपल्सन होगा, फर्स्ट में सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। अब जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होगी यहाँ पर तो प्लेसेंटा एक्सपल्सन होता है बेबी और जो फीटल के डिलीवरी के बाद। तो यहाँ पर 3 की कंपोनेंट या फिर 3 ट्रायड के रूप में आप याद रख सकते हैं कि आपको यूट्रोटॉनिक ड्रग एडमिनिस्टर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीटोसिन ले लो आप, कॉर्ड ट्रैक्शन को प्रिवेंट करना है, यूट्राइन फंडस की मसाज करना है। क्या है, 3 मेन क्लासिकल और एक्टिव मैनेजमेंट क्या है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए। नेक्स्ट वन इज डिमिनाइज्ड इंटेंसिटी लोअर देन 10 mm of Hg।
द ड्यूरेशन शॉर्टेंड लेस देन 20 to 30 सेकेंड एंड प्रेजेंस ऑफ गुड रिलैक्सेशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन although the interval between contraction is increased are the characteristics of। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यूपी में आया हुआ था अभी रिसेंट में। तो यहाँ पे कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ रहे हैं, जो ड्यूरेशन है हर एक कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो ड्यूरेशन है 20 से 30 सेकेंड से भी कम होते जा रहा है, लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब जो फास्ट आना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा खासा बीच में गैप देखने को मिल रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्शन का इंटरवल है, मतलब 20 से 30 सेकेंड के बीच से भी कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा है, ड्यूरेशन शॉर्ट होते जा रहा है 20 से भी 30 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन आया उसके बाद अच्छा प्रॉपर गैप होकर रिलैक्सेशन हो गया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, तो जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन का इंटरवल है क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, यूट्राइन एक्टिविटी, हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी, हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी या फिर नॉर्मल यूट्राइन एक्टिविटी। तो ये ना तो नॉर्मल यूट्राइन एक्टिविटी है, ये हो जाएगा आपका हाइपोटोनिक। क्या होगा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है यहाँ पर रिलैक्सेशन, ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि जो यूट्रस की जो एटोनिसिटी है, जो पावर है यूट्राइन मसल्स की, क्या है, कम है, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्शन उतने अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं जितने की ज़रूरत है। और यदि ये बहुत फास्ट आते हैं तो ये हाइपर यूट्राइन एक्टिविटी में जाएंगे, लेकिन ये क्या है, स्लो है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर अच्छा गैप मिल गया, रिलैक्सेशन हो गया, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर गैप मिल गया, तो इससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और बढ़ेगा तब क्या होगा, प्रॉब्लम ही होगी। तो यहाँ पर और इस जो सिचुएशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी, क्योंकि यूट्रस की जो मसल्स हैं, जो टॉन्स है मसल्स की, उतनी अच्छी नहीं है कि जिसके कारण पूरे प्रॉपर बराबर कॉन्ट्रैक्शन आए जितने की ज़रूरत है। और नॉर्मल यूट्राइन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं उसमें अच्छा रिलैक्सेशन नहीं हो पाता बीच में। जब प्रॉपर अच्छे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो फास्ट आते हैं, थोड़ा गैप रहा फिर बहुत फास्ट होंगे। और जो इंटेंसिटी है कॉन्ट्रैक्शन की, मतलब जो पेन होते हैं वो क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज ड्रैकन्यूक्लियासिस, a vector-borne parasite disease is also known as। यहाँ पर ड्रैकन्यूक्लियासिस एक जो वेक्टर-बॉर्न पैरासाइटिक डिसीज है, इसका दूसरा नाम क्या है, गुनिया वॉर्म डिसीज, विफ वॉर्म डिसीज, हुक वॉर्म इन्फेक्शन या फिर एस्केरियासिस। तो यहाँ पर ये कौन सी डिसीज कहलाएगी, ये कहलाएगी गुनिया वॉर्म डिसीज। क्या है, ड्रैकन्यूक्लियासिस, जो कि वेक्टर बॉर्न पैरासाइटिक डिसीज है, इसका दूसरा नाम क्या है, गुनिया वॉर्म डिसीज और गुनिया वॉर्म इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द ब्रो प्रेजेंटेशन। तो ब्रो प्रेजेंटेशन है, तो ब्रो प्रेजेंटेशन में कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, वर्टेक्स क्या माना जाता है सबसे कॉमन और आइडियल प्रेजेंटेशन फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन यदि ब्रो प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल एंड द ऑर्बिटल रिज, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल एंड द चिन, एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड द चिन या फिर एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड द ऑर्बिटल। क्वेश्चन में आपके कि यदि प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रो प्रेजेंटेशन है, सॉरी यहाँ पर क्या है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, तो ब्रो प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होगा, एंटीरियर फॉन्टेनेल, देखिए यहाँ पर, और ऑर्बिटल रिज, क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट हो गए। यदि वर्टेक्स में पूछते, वर्टेक्स में क्या होता है आपका, वर्टेक्स पूछते हैं आपको जो कि एक कॉमन प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स में क्या होगा आपका जो कॉमन प्रेजेंटेशन है, इसमें देखिए जो हेड है, क्या है, हेड है पूरे तरीके से क्या एंगेज रहेगा आपका। लेकिन यदि यहाँ पर वर्टेक्स में भी जो जो यहाँ पे साइज है हेड की वो भी डिपेंड करेगा, लेकिन
कॉमन प्रेजेंटेशन वर्टेक्स सेफेलिक कंसिडर किया जाता है। और यदि फेस प्रेजेंटेशन है तो फेस प्रेजेंटेशन में क्या होगा, एंटीरियर फॉन्टेनल एंड द चिन। फेस प्रेजेंटेशन में देखिए जो नेक्स्ट इमेज है, यहाँ पर क्या होगा, जो चिन है और एंटीरियर फॉन्टेनल है क्या होंगे, जो इंगेज्ड पार्ट रहेंगे क्या होंगे, एंटीरियर फॉन्टेनल और चिन। लेकिन यदि यहाँ पर कहा है कि ब्रो प्रेजेंटेशन है तो ब्रो में एंटीरियर फॉन्टेनल और ऑर्बिटल रिज ये क्या होंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेजेंटेशन, तो जनरली कॉमन और जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है वो कंसीडर किया जाता है वर्टेक्स। क्या है, वर्टेक्स, जिसमें ब्रैग्मा जो कि एंटीरियर फॉन्टेनल है और जो कि लैम्डॉइड सूचर्स हैं क्या होंगे, कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट रहेंगे, पैराइटल एमिनेंस में पास होंगे मतलब इंगेज रहेंगे तो क्या होगा, वर्टेक्स। ब्रो में क्या होगा, एरिया बाउंडेड ऑन वन साइड बाय एंटीरियर फॉन्टेनल एंड कोरोनल सूचर ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पर ये देखिए तो ब्रो प्रेजेंटेशन में एंटीरियर जो फॉन्टेनल है ए और ऑर्बिटल रिज आएगा पहले, तो ये होगा ब्रो। फेस में यहाँ पर आपका जो यहाँ पर चिन्ह है, चिन्ह हो गया या फिर माउथ हो गया, नेक हो गया, ये सब क्या होंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट रहेंगे। जिसके कारण जब जो वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाएगा, इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें जो यहाँ पर जो हेड है बेबी का उतना प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि बेबी प्रॉपर तरीके से बाहर आ रहा है या नहीं। और नेक यहाँ पर ये देखिए सबसे ज़्यादा जो इंजरी होने के चांसेस होते हैं ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन वाले बेबीज़ में ही होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ लॉन्ग डज द ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर अ वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें तो 28 दिन की कंसीडर की जाती है। तो यदि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ल्यूटियल फेज कब होगी, कितने दिनों की होगी, 10 दिन की, 12 दिन की, 14 दिन की कि 16 दिन की। ल्यूटियल फेज होती है 14 दिन की, कितनी, 14 डेज की। ये देखिए यहाँ पर जो साइकिल है, यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन, कितने, 14वें दिन। फिर 14वें दिन से लेके 28 तारीख तक तो टोटल 14 दिन हुए। ये फेज क्या कहलाती है, ल्यूटियल फेज। कौन सी, ल्यूटियल फेज। और जब ओव्यूलेशन होता है तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कौन सा हार्मोन पीक पर होता है, तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH हार्मोन। फिर यहाँ पर आपको बात आती है ओव्यूलेशन का मतलब है एग का रिलीज होना। फिर यहाँ पर ये देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज होती हैं फॉलिकुलर मेंस्ट्रुअल फेज मतलब सेक्रेटरी फेज, जिसमें ब्लीडिंग होगी 5 दिन की होगी, जो कि 1 से 5 दिन। फिर यहाँ पर आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, एग रिलीज होगा। ओव्यूलेशन फेज में क्या होगा, एग बनेगा। ओव्यूलेशन फेज में एग बनेगा, लेकिन ल्यूटियल में क्या होगा, एग जो ओव्यूलेशन फेज में बना है जिसको ओवरी फेज भी या फिर ओवेरियन साइकिल भी कह सकते हैं हम। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है जो ब्लीडिंग वाला ड्यूरेशन है, और ओव्यूलेशन फेज या फिर ओव्यूलेटरी साइकिल का मतलब होगा यहाँ पर क्या, जो एग बन रहा है, क्या बन रहा है, एग बन रहा है, ओवम बन रहा है वो। तो यहाँ पर ये फेज आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपको जो यूपी में पेपर हुआ है, तीनों फेज की ड्यूरेशन पूछे, कौन सी फेज कब और कितने दिन की रहेगी। नेक्स्ट वन, अ ब्रॉड कर्व्ड एरिया इन विच फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट टू द यूट्रस इज कॉल्ड। तो ब्रॉड और कर्व शेप एरिया है जहाँ से फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से कनेक्ट होती हैं, वो एरिया कौन सा है, कॉर्पस, सिस्टमस, सर्विक्स या फिर फंडस। अब यदि आपने यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के कनेक्शन वाली जो इमेज है प्रॉपर आपके दिमाग में सेट होगी। यहाँ पर भी आप इमेज देखिए बनी हुई हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी इमेज के थ्रू आपको समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं यदि आपको प्रॉपर ये अच्छे तरीके से याद हो। तो ये तो हो गई फैलोपियन ट्यूब और ये हो गया यूट्रस वाला हिस्सा। अब इन फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा होगा, जो कि कर्व शेप भी है, कर्व्ड एरिया है, ब्रॉड एरिया है, तो वो होगा यहाँ पर आपका फंडस। देखिए फंडस एरिया जो कि कर्व शेप है और यूट्राइन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम भी कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका फंडस। अब एग्जाम में यदि आपको आता है
एक्टिंग वाला पार्ट है क्या हो गया, फंडस। अब यदि फर्टिलाइजेशन पूछे तो फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं होता है। जो एग है और जो स्पर्म है दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होगा इसमें ट्यूब में। किसमें, ट्यूब में, यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन यहाँ पर जब यदि इनका इम्प्लांटेशन की बात आए तो वो होगा यूट्रस में। कहाँ पर, यूट्रस में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्वाइकल डायलिटेशन इन द ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर। अब एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही आते हैं एनएचएम में। एनएचएम में आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या होगा, ये पूछते हैं आपको सीएचओ में। एनएचएम में पूछेंगे कि जो एक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, यहाँ पर देखिए कहा है व्हाट इज द सर्वाइकल डायलिटेशन इन द ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर। तो ट्रांजिशन फेज ये किसका हिस्सा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। 4 स्टेज होती है लेबर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होती है। तो अब इसकी भी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 3 फेज होती हैं, एक्टिव, लेटेंट और ट्रांजिशनल फेज। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल फेज में सर्विक्स का डायलिटेशन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, 3 to 7 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर या फिर 0 to 3 सेंटीमीटर। अब इन्हीं तीनों में आपके आंसर भी छुपे हुए हैं। मतलब जो फर्स्ट स्टेज है उसमें सर्विक्स कितनी कितनी डायलेट होती है। तो ट्रांजिशनल फेज होती है लास्ट में। फर्स्ट स्टेज की जो थर्ड फेज है वो होती है ट्रांजिशनल फेज, जिसमें सर्विक्स 8 से 10 सेंटीमीटर फुली डायलेट होगी। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की जो 3 फेज हैं, फर्स्ट होती है लेटेंट फेज, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड होंगे, शॉर्ट होंगे और सर्विक्स 0 to 3 सेंटीमीटर डायलेट होगी और कॉन्ट्रैक्शन 6 से 8 घंटे तक चलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन डी में। यदि आपको पूछें कि लेटेंट फेज का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, वो 0 to 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन, कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड और शॉर्ट वे में आएंगे। फिर आती है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में टाइम भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। जो फर्स्ट आपके जो नॉर्मल लेबर पेन आना स्टार्ट हुए हैं तो प्रीमी में एटलीस्ट 18 घंटे तक पूरा ड्यूरेशन चल जाता है डिलीवरी होने का। लेकिन यहाँ पर जब एक्टिव फेज आती है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग होंगे, लेटेंट में कम आए, धीरे धीरे आए, फिर स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसमें सर्विक्स 4 से 7 सेंटीमीटर या फिर आप यहाँ पर 3 to 7 सेंटीमीटर भी मार्क कर सकते हैं। यदि आपको एक्टिव फेज ऑफ लेबर में सर्विक्स डायलेट पूछे तो क्या कर सकते हैं आप, 3 to 7 सेंटीमीटर। लेकिन फिर आती है आपकी एंड में ट्रांजिशनल फेज, जिसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, सर्वाइकल डायलिटेशन 7 से 10 सेंटीमीटर तक होगा। सो एज एन ऑप्शन में हम जाएं तो आपका 8 से 10 सेंटीमीटर है। जो यहाँ पर लेटेंट हो गई 0 से 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन की, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन स्लो आएंगे, माइल्ड होंगे। फिर आएगी आपकी एक्टिव फेज, तो जिसमें 3 to 7 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होगी, कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट वे में रहेंगे। फिर आती है लास्ट पर ट्रांजिशनल, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे और जो कि सर्विक्स 8 से 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी, जो कि फर्स्ट स्टेज का कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। फिर यहाँ पर सेकंड स्टेज होती है तो कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ फीटल बर्थ, बेबी बर्थ। थर्ड में प्लेसेंटा का एक्सपल्सन और फोर्थ होती है ऑब्जर्वेशन करने वाली स्टेज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ड्यूरिंग विच फेज विल द कॉन्ट्रैक्शन लास्ट अबाउट 60 to 90 सेकेंड इन अ नॉर्मल फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो ये जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि कौन सी स्टेज में या फिर कौन सी फेज में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की कौन सी फेज में कॉन्ट्रैक्शन 60 से 90 सेकेंड तक रहेंगे। एक बार जो कॉन्ट्रैक्शन आया वो 1 से 1.5 मिनट तक कंटिन्यू आते रहेगा। लेटेंट फेज में, कंडक्शन, ट्रांजिशनल या फिर एक्टिव फेज में तो इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ट्रांजिशनल फेज में, जब सर्विक्स पूरी फुली डायलेट होने को हो 8 से 10 सेंटीमीटर और 7 से 10 सेंटीमीटर, तो होगी आपकी ट्रांजिशनल फेज। क्योंकि यहाँ पे कहा है 60 to 90 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, लास्ट अबाउट 60 to 90 सेकेंड। फिर इसके बाद और ये भी कहा है कि ये नॉर्मली है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, तो होता है ट्रांजिशनल फेज में। किसमें, ट्रांजिशनल फेज में, क्योंकि जो लेटेंट है और एक्टिव फेज है इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएंगे लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे कि जो 1.5 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट वन इज द, इन एम्ब्रियोलॉजी
विच पार्ट ऑफ मलेरियन डक्ट फॉर्म्स द यूट्रस। तो एम्ब्रियोलॉजी मतलब यूट्रस में ही बेबी का बनना स्टार्ट हुआ है, फीटल का बनना स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है, मतलब ये तो फीटस से भी और पहले की स्टेज हो गई, कंसीव करने से बाद की लेके फीटस के बनने के बीच की स्टेज है जो। तो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में मलेरियन डक्ट होगा, तो जो कि यूट्रस को बनाने का काम करेगा। तो कौन सा पार्ट होगा वो? द सेकेंड पार्ट which lies horizontally and across the lateral Wolffian duct anteriorly. The third part which is vertical and joins its counterpart in the midline. The first part which is vertical या फिर mesonephric duct. मुलेरियन डक्ट एग्जाम में आपको आ सकती है, जो कि एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर मतलब यूट्रस में ही, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाए गए बाद में आगे जाके एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट डेवलप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें आपकी फैलोपियन ट्यूब होगी, सर्विक्स होगी, यूट्रस होगी और अपर वेजाइना वाला पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ओनली यूट्रस का बस पूछा है, लेकिन ये पूरे क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो मुलेरियन डक्ट आगे जाके यूट्रस को जो बनाएगी वो क्या होगा? थर्ड पार्ट विच इज वर्टिकल्स एंड जॉइंट्स इज काउंटर पार्ट इन द मिड लाइन। तो ये देखिए यहाँ पर जो डक्ट का फॉर्मेशन है, मुलेरियन डक्ट है, इस तरीके से होगी, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी। फिर ये आगे जाके दो हैं तो दो से एक होगी, मतलब इनका फ्यूज़न होगा। जब इनका फ्यूज़न होगा तो यही पार्ट आगे जाके यूट्रस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब को बनाने का काम करेगा। यूट्रस, सर्विक्स, अपर वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब, इन चार हिस्सों को बनाने का काम कौन करेगा? यही मुलेरियन डक्ट। तो आपको याद रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो मेन ऑर्गन है यहाँ पर, जिसमें आपका यूट्रस होगा, फैलोपियन ट्यूब होगा एंड यहाँ पर आपका सर्विक्स और अपर वेजाइना, ये हो गया सर्विक्स, नीचे होगा वेजाइना, यूट्रस और ये फैलोपियन ट्यूब। इनको बनाने का काम कौन करेगा? इनको बनाने का काम एम्ब्रियोनिक स्टेज में मुलेरियन डक्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज you are carrying out a plan for a postpartum woman who gave birth just a few hours ago. Which of the following should you closely monitor to avoid the complication? तो यदि आप केयर प्लान बनाते हैं किसी पोस्टपार्टम वुमेन पर जिसने रिसेंट में ही बेबी को जन्म दिया है, कुछ घंटे पहले ही, तो आप उसमें किस कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करेंगे? डीप वेन थ्राम्बोसिस, यूटेराइन इन्फेक्शन, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो डीबीटी तुरंत डेवलप नहीं होगा, डीबीटी तुरंत डेवलप नहीं होगा। यूट्राइन इन्फेक्शन एटलीस्ट 48 आवर के बाद आपको पता चलेगा, जब फीवर वगैरह आएगा। पोस्टपार्टम साइकोसिस भी आपको बाद में पता चलेगी, लेकिन तुरंत कुछ घंटों के बाद की बात है। तो आप किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, कि पोस्टपार्टम हेमरेज ना हो जाए, ब्लीडिंग ना हो जाए। तो पोस्टपार्टम हेमरेज कंसीडर किया जाता है जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड कंसर्निंग असेसमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो चौथी स्टेज होती है लेबर की, जिसको हम ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कहते हैं। तो इस स्टेज में आपको किस चीज़ को लेके ज़्यादा कंसर्न रहना है? यूट्राइन फंडस पाल्पेटेड टू द राइट ऑफ द अम्बलाइकस and oral temperature reading of 100.6 degree Fahrenheit, पेरिनियल एरिया ब्रूज्ड एंड एडिमेटस या फिर डार्क रेड लोचियल रेडिश। तो यहाँ पर जो कॉमन और कंसर्निंग असेसमेंट होगा फोर्थ स्टेज में वो होगा पेरिनियल एरिया ब्रेस्ट एंड एडिमेटस से होगा, क्योंकि जब फीटस बाहर आएगा, प्लेसेंटा बाहर आएगा, तो पेन के कारण जो पेरिनियल एरिया है क्या है, वहाँ पर आपको ब्रेस्ट देखने को मिलेगी और एडिमेटस स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। इसके लिए डॉक्टर पेन किलर्स देते हैं, आफ्टर डिलीवरी एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन डेवलप ना हो पाए। डार्क कलर लोचिया देखने को मिलेगा आपको, फंडस है अम्बलाइकस की यहीं पे पाल्पेट होगी, ओरल टेम्परेचर भी इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज नर्स एडमिनिस्टर सिंगल डोज ऑफ विटामिन के इंट्रामस्कुलरली टू अ न्यू बॉर्न आफ्टर बर्थ टू प्रमोट। तो सिंगल डोज दे दिया विटामिन के का इंट्रामस्कुलरली न्यूबॉर्न बेबी को आफ्टर बर्थ के। तो ये किस चीज़ के लिए दिया गया है? स्टेबलाइजेशन ऑफ बिलिरुबिन,
ब्लड क्लॉटिंग, रिड्यूस द इन्फेक्शन, हेपेटाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये सबको पता है, विटामिन के इंट्रामस्कुलरली न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द बर्थ। क्यों? ब्लड क्लॉटिंग के लिए विद इन 24 आवर के ही दे दिया जाता है, आफ्टर दैट फिर ये नहीं दिया जाता, ये भी आपको याद रखना है। जैसे ही डिलीवरी होती है, वेट चेक करने के बाद तुरंत विटामिन के इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि बेबी को अपकमिंग कोई भी तरीके का हेमरेज ना हो पाए, क्योंकि 24 आवर में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है? विटामिन के का इंजेक्शन। अब कितने वेट पे कितना दिया जाता है ये भी आप रोज़ आपको एग्ज़ाम में आता है। तो जिन बच्चों का वजन 2.5 kg से क्या है ज़्यादा है, मतलब जो फुल टर्म बेबी है, नॉर्मल बर्थ वेट है, तो उनको विटामिन के दिया जाता है कितना? 1 mg। 1000 ग्राम का यदि बेबी ऊपर जाता है, मतलब 1 kg से भी ज़्यादा है बच्चे का वजन, तो 1 mg। यदि बर्थ वेट 1000 ग्राम से भी कम है तब दिया जाएगा 0.5 mg। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आते हैं कि यदि विटामिन के का इंजेक्शन दिया जा रहा है तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन कितना है, नॉर्मल बर्थ वेट बेबी या फिर 1000 ग्राम से ज़्यादा है बच्चे का वजन, तो 1 mg पर 1 ml। लेकिन यदि बच्चे का वजन कितना है 1000 ग्राम से भी कम, मतलब 1 kg से भी कम, तब इसका हाफ डोज है जो बच्चे को दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज You are posted in an antenatal unit and assigned an antenatal mother to take care of. When reviewing the medical record, you note that the woman has a condition in which the fetus cannot physically pass through the maternal pelvis. As a nurse, you interrupt this as। तो यहाँ पर यदि आपकी पोस्टिंग एंटीनेटल यूनिट में है, तो यहाँ पर एंटीनेटल मदर की आप केयर करते हैं, तो उस टाइम पर आप उसके मेडिकल रिकॉर्ड देखेंगे, पता चलेगा कि जो फीटस है, जो पेल्विस है, मैटरनल पेल्विस है, उससे पास होके बाहर नहीं आ सकता, मतलब नॉर्मल डिलीवरी करवाना पॉसिबल नहीं है। तब ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सर्वाइकल इनसफिशियंसी या फिर मैटरनल डिस्प्रपोर्शन। अब यहाँ पर कहा है कि फीटस कैन नॉट फिजिकली जो मैटरनल पेल्विस है उससे बाहर नहीं आ सकता। तो ये क्या हो जाएगा? या तो मैटरनल पेल्विस की जो साइज़ है, जो एरिया है वो कम है, या फिर फीटस के हेड साइज ज़्यादा है, तो दोनों रीज़न हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। क्या होगा? फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। यदि मैटरनल डिस्प्रपोर्शन की बात बस होती तो यहाँ पर फीटस के बारे में नहीं होता कि फीटस फिजिकली पास नहीं हो सकता। फीटस पास हो सकता है, लेकिन कुछ मैटरनल पेल्विस में प्रॉब्लम है, या फिर जो आपने 3 पीस पढ़े हैं पैसेंजर वाला, जो पेल्विक वाला पैसेंजर पी है, वो उसमें क्या है, साइज कम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तब हम कहेंगे मैटरनल डिस्प्रपोर्शन। लेकिन यहाँ पे कहा है कि फीटस कैन नॉट पास फिजिकली, कहाँ से? मैटरनल पेल्विस से फीटस पास नहीं हो सकता है, तो ये फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहलाएगा। और ऐसे केस में LSCSE एकमात्र उपाय बचता है बेबी को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट वन, द रेशनल फॉर यूजिंग अ प्रोस्टाग्लैंडिन जेल फॉर अ पेशेंट प्रायर टू द इंडक्शन ऑफ लेबर इज टू। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जेल लगाया जाता है जब जो कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस किए जाते हैं लेबर के लिए। तो कॉन्ट्रैक्शन और लेबर इंड्यूस करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन जेल का क्या यूज़ है? प्रिवेंट सर्वाइकल लैसरेशन, नम सर्वाइकल पेन रिसेप्टर, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या फिर सॉफ्टन एंड एनहांस द सर्विक्स। तो इसके लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन जेल लगाया जाता है, इससे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे। जब स्टिमुलेशन होगा तब जाके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे आएंगे और नॉर्मल लेबर की तरह जो डिलीवरी हो पाएगी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जेल है जो इसीलिए लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन IV के थ्रू इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, या फिर ऑक्सीटोसिन जेल भी यूज़ किया जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन जेल भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसका काम होगा क्या? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजम्पटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। 3 टाइप के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव।
तो प्रिजम्पटिव साइन यहाँ पर कौन सा है? लो बैक एक, एलिवेटेड मूड, रेस्टलेसनेस या फिर यूरिनरी फ्रिक्वेंसी। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी का मतलब बार बार टॉयलेट जाना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रिजम्पटिव साइन। पॉजिटिव साइन यदि आपको पूछते हैं तो पॉजिटिव साइन में आपका एक तो होगा यूएसजी में बेबी का शो होना, या फिर जो फीटल हार्ट रेट है वो सुनाई देना है। क्या है? पॉजिटिव साइन में ही आपके कंसीडर किए जाएंगे। फिर होते हैं प्रोबेबल। तो प्रोबेबल में आपका क्विकनिंग हो गया, हैगर्स हो गया, चैडविक हो गया, गॉर्डेल्स हो गया, सब किस में जाएंगे? प्रोबेबल साइन में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का एक पर्पस कौन सा नहीं है? टू obtain baseline data about the patient's functional abilities, to establish rapport with the patient, to supplement data obtained in the nursing history, to make clinical judgment about the patient health। तो आप यहाँ पर किसी पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके लिए आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर्सन के बारे में हमें पूरी उसकी फंक्शनल एबिलिटीज़ के बारे में, पेशेंट की पूरा डेटा कलेक्ट करना है। क्या नर्सिंग हिस्ट्री या फिर क्या डेटा आप कलेक्ट करते हैं उसके बेस पे आप उसका केयर प्लान बना सकते हैं। पेशेंट की क्या हेल्थ कंडीशन है, क्या क्लिनिकल जजमेंट है, उन सभी के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। लेकिन पेशेंट से आप अपना एक व्यवहार बनाने के लिए, रैपर्ट विद द पेशेंट, मतलब पेशेंट से आप एक अपना व्यवहार बनाने के लिए तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। तो यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट वन, which of the following mechanism allow movement of fluid from the blood vessels to interstitial space which is facilitated by hydrostatic pressure। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हो रहा है फ्लूइड का, कहाँ से? ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण हो रहा है। तो क्या है? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोलारिटी। तो ये कहलाएगा आपका फिल्ट्रेशन। क्या होगा? फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ पर आपका जो डिफ्यूजन होगा किसके थ्रू होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल लंग साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन इन द लेट स्टेज ऑफ निमोनिया इज कॉल्ड। निमोनिया की लेट स्टेज में आपको जब आपने लंग का ऑस्कल्टेशन किया, स्टेथोस्कोप से चेक किया, तो आपको जो साउंड सुनाई देगा वो क्या है? व्हीजिंग, स्ट्राइडर, क्रैकल्स या फिर फ्रिक्शन रब। तो ये होगा आपका क्रैकल्स साउंड। क्या है? क्रैकल्स साउंड। और क्रैकल्स कब सुनाई देगा? जो आपके लंग्स है, जो स्मॉल एयर सैक है, वहाँ पे क्या होना? फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना। जब ये फ्लूइड हिलेगा डुलेगा तो जो साउंड आपको आएगा वो क्या कहलाएगा? क्रैकल साउंड। और जनरली हार्ट फेलियर या फिर जिस पर्सन को निमोनिया है उसमें सुनाई देगा। जो वीजिंग है ये तो जब होगा जब ब्रोंकाई, जो आपका ब्रोंकाई है या फिर ब्रोंकियल ट्यूब्स है, वहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, नैरोइंग होगी, स्पाज्म होगा। ये क्लासिकल साइन होता है अस्थमा के लिए, ना कि निमोनिया के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट डोज ऑफ अ ड्रग फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों में कौन सा फार्मूला यूज करके ड्रग को कैलकुलेट किया जाता है? पार्कलैंड यंग यूनिटरी फार्मूला, हॉलीडे सैगर फार्मूला। कौन सा फार्मूला अपनाया जाता है बच्चों में ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए? तो फार्मूला अपनाया जाता है यंग्स फार्मूला। कौन सा? यंग फार्मूला। 3 यूज़ किए जाते हैं, यंग, फ्राइड और क्लार्क। तो जनरली जो फार्मूला यूज़ होता है बच्चों की ड्रग को कैलकुलेट करने के लिए वो होता है क्लार्क रूल, यंग रूल, फ्राइड रूल। तो यदि इन्फेंट में, यदि 1 साल से कम एज के बच्चे में आप क्या कर रहे हैं? मेडिसिन दे रहे हैं, तो आप बच्चे के लिए कौन सा फार्मूला अपनाएंगे? फ्राइड्स फार्मूला फिर फ्राइड्स रूल, जिसमें बच्चे की इन्फेंट की एज मंथ में होगी, डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। यदि आप बच्चे के लिए डोज कैलकुलेट करते हैं 1 साल से ज़्यादा एज के बच्चे के लिए, तो बच्चे की एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू एडल्ट एवरेज डोज। ये भी कम यूज़ होता है। क्लार्क रूल सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है बच्चे के डोज को कैलकुलेट करने के लिए। चाइल्ड वेट डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज, ये सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है। और जो पार्कलैंड फार्मूला है ऑप्शन में, पार्कलैंड फार्मूला ये अपनाया जाता है बर्न पेशेंट में फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए। किसमें? बर्न पेशेंट में फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए।
और जो एक और है हॉलीडे सैगर फार्मूला, जो कितनी कैलोरिक एक्सपेंडिचर के बाद कितनी पानी की ज़रूरत है आपको उसके लिए यूज़ किया जाता है हॉलीडे सैगर फार्मूला। टोटल मेंटेनेंस वाटर रिक्वायरमेंट कितनी आपको ज़रूरत है उसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द परपीरियम इज ट्रेडिशनली डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा टिल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैव रिटर्न टू देयर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इट इज़ एस्टिमेट टू टेक। तो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है कि परपीरियम पीरियड है, जो क्या है परपीरियम पीरियड है, इसको डिफाइन किया गया है कि आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा और बेबी के बर्थ के बाद से लेके इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस जाएंगे तो कितना टाइम लेंगे, 4 से 6 वीक, 4 से 6 महीने, 6 to 8 डेज या फिर 6 to 8 मंथ। तो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है कि परपीरियम पीरियड कितना होता है, तो वो होता है 6 वीक का। सो बेस्ड ऑन ऑप्शन आप जाएंगे किस ऑप्शन के साथ, 4 to 6 वीक, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है कि जो ऑर्गन है वो कैसे होगा, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में वापस से रिवर्ट होंगे। जो 1000 ग्राम की यूट्रस हो जाती है प्रेगनेंसी में, वापस 60 ग्राम में रिवर्ट होगी, जिसको हम क्या कहेंगे इन्वोल्यूजन। और यदि ये फेल हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, सब इन्वोल्यूजन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड ऑफ पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड मतलब इसमें कोई मेडिसिन आप नहीं दे रहे हैं, तो कौन सा है, एपिड्यूरल, पैरासीटामोल, वाटर इमर्सन या फिर पैथिडिन। तो यहाँ पर एक होता है एपिड्यूरल डिलीवरी, जिसमें पेन आएंगे लेकिन आपको उतने फील नहीं होंगे। पैरासीटामोल आपके लिए पेन रिलीफ को दी जाएगी, पैथिडिन होगा। लेकिन जो यहाँ पे कहा है नॉन फार्मेकोलॉजिकल, तो वो होगा वाटर इमर्सन, जो वाटर डिलीवरी करवाई जाती है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, आप यूट्यूब में ही देख सकते हैं। तो वाटर डिलीवरी होती है, बाथ टब में होगी, कोई समुद्र में करवाता है, कोई नदी में पानी में बैठ के कराएगा। तो क्या होगा, पेन मैनेजमेंट के लिए ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ क्या होगा, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड में आएगा। नेक्स्ट वन इज अ गर्ल एज 21 ईयर सेड दैट हर मेंस्ट्रुएशन इज स्टॉप्ड फॉर लास्ट 3 मंथ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। एक लड़की है 21 साल की, उसके लास्ट 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इनफर्टिलिटी, डिसमेनोरिया, एमनोरिया, फिर फाइब्रॉइड। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपनाए कंसीव करने की कोशिश करना लेकिन प्रेग्नेंट ना हो पाना। डिसमेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, क्रैम्प्स आएंगे, पेन होगा। एमनोरिया का मतलब होगा यहाँ पर कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक इसमें आएगा सेकेंडरी में। प्राइमरी का मतलब होता है कभी भी पीरियड्स नहीं आए हो, कभी भी पीरियड्स नहीं आए हो, लेकिन इसके लास्ट 3 महीने से ही स्टॉप हुए, दैट मीन्स इसके पहले आए हैं, तो क्या कहलाएगा, एमनोरिया। नेक्स्ट वन, a woman in the labor room has just received an amniotomy, all of the following are correct except। एक वुमेन है लेबर रूम में, उसकी एमनियोटॉमी की गई है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसको रप्चर किया गया है। तो यहाँ पर आप सब चीज़ों के लिए चेक करेंगे किसी एक को छोड़कर। इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर फॉलोड बाय अ गश ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शन विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड क्लोजर, तो ये भी होगा, जब एमनियोटॉमी की जाती है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट आएंगे। फीटल हार्ट रेट विल बी क्लोजली मॉनिटर, ऐसे टाइम फीटल हार्ट रेट क्लोजली मॉनिटर की जाती है कि यदि ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर वेट नहीं किया जाता है, LSCS कर दिया जाता है। फ्रिक्वेंट चेक्स फॉर सर्वाइकल डायलिटेशन विल नॉट बी नीडेड, ऐसे केस में ही जब एमनियोटॉमी की जाती है तभी आपको सर्वाइकल डायलिटेशन प्रॉपर जाके जो चेक करते रहना है कि एमनियोटॉमी हो गई, बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग क्लोजली क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, फीटल हार्ट रेट भी आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, सर्वाइकल डायलिटेशन को क्लोजली मॉनिटर करना है कि बेबी बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पर क्योंकि एमनियोटॉमी के बाद जो डायलिटेशन है वो बहुत फास्ट होगा, बेबी जल्दी बाहर आएगा, तो ऐसे केस में यहाँ पे कहा है आपको एक्सेप्ट क्या नहीं करना है, लेकिन आपको ये करना है। यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्रिक्वेंट चेक्स फॉर सर्वाइकल डायलिटेशन विल बी नीडेड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी,
नारकेन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, नैलोक्सोन या फिर हाइड्रोलाजिन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी, वो होगी कैल्शियम ग्लूकोनेट। कौन सी? कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंटीडोट आपको एग्जाम में आते हैं, जो नैलोक्सोन है एक इसके लिए है, ये ओपियोइड ओवरडोज होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एज एन एंटीडोट के तौर पर। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सर्जिकल मेथड यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल एक्सेप्ट। सभी सर्जिकल मेथड हैं बर्थ कंट्रोल के लिए किसी एक को छोड़कर। वेसेक्टोमी है, मेल में परफॉर्म की जाती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाती है, ट्यूबल लिगेशन किया जाता है, लेकिन IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बर्थ कंट्रोल की सर्जिकल मेथड नहीं है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द बेस्ट मेथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी है जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए मेथड है? पेप स्मीयर, हेल्थ एजुकेशन, HPV वैक्सीन या फिर कोलोस्कोपी एंड बायोप्सी। डायग्नोस करने की बात हो रही, प्रिवेंट करने की कहते तब हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते, हेल्थ एजुकेशन कहते, लेकिन यहाँ पर डायग्नोस के लिए कह रहे हैं तो क्या होगा? पेप स्मीयर। पेप स्मीयर के थ्रू स्क्रीनिंग करके पता कर सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। तो अभी रिसेंट में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट बनाने वाला है, और अभी जो HPV वैक्सीन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक क्लास अपडेट की थी जिसमें HPV वैक्सीनेशन के बारे में बताया था कि इंडिया अब अपनी पहली HPV वैक्सीन बनाएगा, और जो कि गार्डासिल जो वैक्सीन है, फर्स्ट वन जो वैक्सीन है गार्डासिल वैक्सीन, जो कि सर्वाविक्स के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, लेकिन अभी उसको जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन अपकमिंग टाइम में जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है उनमें वो एडमिनिस्टर की जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करना है इसलिए। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे आप प्रिवेंट करने के लिए कहें सर्वाइकल कैंसर की कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो HPV वैक्सीन और हेल्थ एजुकेशन से, लेकिन डायग्नोस करने के लिए कहें तो पेप स्मीयर से। नेक्स्ट वन, पार्टोग्राफ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो पार्टोग्राफ की खोज किसने की थी? डॉक्टर विलियम शाह, डॉक्टर सिरोदकर, डॉक्टर एल मुदलियार या फिर डॉक्टर RS फिलोप्टर। तो जो पार्टोग्राफ है जिसमें सर्वाइकल डायलिटेशन, बेबी की क्या पोजीशन है, कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो सब चीज़ें आपने एक ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन में देखा है। तो वह पार्टोग्राफ और इसकी खोज की थी RS फिलोप्टर ने। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक के मिक्स्ड क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो क्लासेस हैं वो अभी कंटिन्यू चलते जा रही हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट बेस के तौर पर आपको GK GSV जितना स्पेशली आपके नर्सिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में NHM, GMC, CHO, DSSB, OSC और पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऑल ओवर सभी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। तो आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड ऑफिशियल ऐप से आप चाहें तो पेपर्स को ले सकते हैं। जो भी लोग NHM का पेपर देने वाले हैं, मेडिकल एंड नर्सेस सबके नाम से आपको ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में। और यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ 15 month old चाइल्ड फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर आफ्टर अ craniotomy. The nurse plans to monitor for which early sign or symptom of increased ICP in this children. तो यहाँ पर एक नर्स है जो 15 महीने के बच्चे को क्या कर रही है? मॉनिटर कर रही है। क्रैनियोटॉमी सर्जरी हुई है, आफ्टर द क्रैनियोटॉमी ICP बढ़ रहा है। तो कौन से साइन है? अर्ली साइन है जो ICP बढ़ने के लिए इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स पता चलेगा कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है 15 महीने के बच्चे में। कौन से साइन है जो देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में है एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग, वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड लास्ट वन इज द कंप्लेंट ऑफ फ्रंटल हेडेक। तो बच्चे की एज कितनी है? 15 मंथ है। क्या है? 15 मंथ बच्चे की एज है। तो यहाँ पर जो एज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एज के अकॉर्डिंग पूछा है कि ICP के अर्ली साइन क्या है।
बढ़े हुए आईसीपी के अर्ली साइन क्या हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल हैं, जनरली फॉन्टेनेल हैं, एंटीरियर क्या होते हैं, यहाँ पर जो बच्चे में आपको 15 महीने के बच्चे में देखने को मिलेगा होगा फॉन्टेनेल। यदि 18 महीने की एज तक के बच्चे में, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन, यदि 18 मंथ की एज ग्रुप तक के बच्चे में कहते हैं आईसीपी के अर्ली साइन, तो वो होगा बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्या होगा, बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्यों होगा, क्योंकि जो 18 महीने तक की एज होती है बच्चे की, उसमें जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो क्लोज नहीं हो पाता। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल है वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है ये क्लोज होते हैं 18 मंथ की एज में, 12 to 18 मंथ की एज में। तो यहाँ पर आपको क्या मैंने याद रखना है कि यदि 18 महीने तक के बच्चे में पूछते हैं आईसीपी के अर्ली साइन, तो होंगे बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। यदि यहाँ पर बात करें अप टू 18 मंथ, क्या है अप टू 18 मंथ में, तो अर्ली साइन क्या है, बल्जिंग फॉन्टेनेल। लेकिन यदि 18 महीने की एज के बाद बात करते हैं तो अर्ली साइनों का वॉमिटिंग। आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट करके रखना है। यदि 2 साल के बच्चे में कहते हैं कि आईसीपी का अर्ली साइन क्या है, तो वो होगा एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग। लेकिन यहाँ पर 18 महीने से कम में कहें तो एंटीरियर फॉन्टेनेल बल्जिंग, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाता 18 महीने तक। और एडल्ट्स में आता है, यदि यहाँ पर यही चीज़ एडल्ट्स के लिए कहते कि आईसीपी का अर्ली साइन क्या है, तो वो होगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश एंड रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या होगा, तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होगा कि बच्चे की जो वेट है, क्या है, बच्चे का वेट है जो एक ही जगह पे स्टॉप होके रह गया, उसको हम क्या कहेंगे, फेलियर टू थ्राइव। क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव। रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, दैट मीन्स फेलियर टू थ्राइव। ये टर्म यूज किया जाता है इनएडिक्वेट ग्रोथ और इनएबिलिटी टू मेंटेन द ग्रोथ यूजुअली इन अर्ली चाइल्डहुड, जो कि एक साइन है फेलियर टू थ्राइव। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है तो बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में आता है फेलियर टू थ्राइव, तो आपको याद रखना है रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। क्या है, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीबी का जो मोस्ट कॉमन साइन कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, और वेट गेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस का कॉमन साइन नहीं है वो कौन सा है, तो वो है वेट गेन। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आपने हट्टे कट्टे मोटे ताजे नहीं देखे होंगे कभी भी। हमेशा टीबी के पेशेंट होते हैं जो उनका वेट है जो कभी भी गेन नहीं होता है। स्पेशली ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट तरीके से वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर यदि एक क्वेश्चन और आता है कि यदि टीबी का एक जो क्लिनिकल साइन पूछा जाता है तो वो क्या होगा, कफ फॉर मोर देन 3 वीक। क्या है, खांसी का आना कंटिन्यूस 3 वीक से ज़्यादा, फीवर आना स्पेशली एट नाइट में, वेट लॉस होना, एपेटाइट भूख नहीं लगना, एंड यहाँ पर 1 महीने या 3 वीक तक तो क्या रहता है, खांसी रहेगी, फीवर रहेगा, निमोनिया होना बार बार। और एडवांस टीबी के जो साइन है वो नाइट स्वेट, वेट लॉस, फटीग एंड रैसेस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील जो प्रोग्राम है, मिड डे मील जो स्कीम है, इसके तहत कितना सप्लीमेंट्स है जो प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑप्शन में है 200 किलो कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 14 to 16 ग्राम प्रोटीन, एंड 200 कैलोरीज एंड 6 to 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर जो मिड डे मील सप्लीमेंट में जो डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें कितना है जो कैलोरी और प्रोटीन दिया जाता है। जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीमें कब आई थी, 1995 में, 1995 में। जो यहाँ पर उस टाइम पर 1995 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। और ये स्कीम अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पर आपको
जो मिड डे मील सप्लीमेंट में डाइट दी जाती है उसमें कितना होता है 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इन दिस स्कीम चिल्ड्रन फर्स्ट टू फिफ्थ शुड अचीव 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट एंड 3 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो मिड डे मील स्कीम के तहत 300 कैलोरी दी जाती है और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। और किनको दिया जाता है, जिनकी जो क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट ग्रेड से लेके 5th ग्रेड तक के बच्चों को दिया जाता है 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट, जिसमें उनको 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन है जो मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन है, अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज एंड ऑब्जर्व कॉन्स्टेंट बबलिंग इन द वाटर सील कंपार्टमेंट ड्यूरिंग बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, व्हाट द नर्स शुड कंक्लूडेड। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है, तो यहाँ पर आपको बबलिंग देखने को मिल रही है वाटर सील कंपार्टमेंट में, चाहे आप एयर इंस्पायर कर रहे हो या फिर एक्सपायर कर रहे हो। तो ये क्या होगा, द सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली, द पेशेंट हैज डेवलप्ड न्यूमोथोरेक्स, द चेस्ट ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड, द सिस्टम हैज एन एयर लीक। क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया था ये रिसेंट में कि यदि बबलिंग साउंड देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस आप बबलिंग देख रहे हैं वाटर सील चैम्बर में कंपार्टमेंट में, तो ये क्या है, तो ये साइन है कि सिस्टम हैज़ एन एयर लीक। क्या है ये, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर एक मशीन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर यदि बबलिंग साउंड मेनली एग्जाम में आता है, बबलिंग आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलती है वाटर सील चैम्बर में स्पेशली, तो क्या होगा, यहाँ पर एयर लीकेज हो रही है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन में है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड इनहिबिन बी। तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है, जो टेस्ट है यहाँ पर प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो क्वाड्रिपल का मतलब होगा 4 स्क्रीनिंग टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा इनहिबिन बी। क्या होगा, इनहिबिन बी। जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG एंड डायमेट्रिक इनहिबिन ए इंक्लूड होता है, ना कि इनहिबिन बी। इनहिबिन बी होता है जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, इनहिबिन बी। तो यहाँ पर ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी ये कभी कभी यूज़ किया जाता है, इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वाड का मतलब होता है 4, तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल में 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड है, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंड डायमेरिक इनहिबिन ए इंक्लूड है। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉयल है जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। यदि हाई लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है। यदि लो है तो क्या है, बेबी के लिए ट्रायोसोमी डेवलप हो सकता है 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज, मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है, क्या है, मेट्रोनिडाजोल है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो मेट्रोनिडाजोल यूज़ की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। जनरली ये मार्केट में किस नाम से मिलती है, फ्लैजाइल। किस नाम से मिलती है, फ्लैजाइल नाम से मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक भी और एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है। आपको याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल क्या है, एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम करेगी। तो इसका जो यूज़ होता है मेट्रोनिडाजोल का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो किस में होता है, होता है डिसेंट्री में। अब डायरिया और डिसेंट्री के बीच का एक जो डिफरेंस है एग्जाम में यदि आपको आए तो बताना है कि जो डायरिया में फीकल का जो फीकल है, स्टूल है, किस टाइप का होगा, वॉल्यूमिनस होगा, लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी स्टिकी होगा,
ब्लड कभी भी डायरिया जब होता है पेशेंट को तो फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में आता है। म्यूकस रहेगा और पस सेल्स भी रहेंगी और सीवियर स्ट्रेनिंग भी होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन में, डिसेंट्री में। लेकिन डायरिया में ये सब नहीं होगा। डायरिया में आपको याद रखना है कि ना तो ब्लड आता है ना ही म्यूकस आएगा और पस सेल्स भी बहुत ही कम होंगी और डेफिकेशन के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको बीच का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि कौन से साइन डायरिया को डिसेंट्री से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो होगा ब्लड म्यूकस दोनों है जो एब्सेंट रहते हैं फीकल मटेरियल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्टली कंटेजियस। तो यहाँ पर सभी कंटेजियस डिसीज है, लेकिन यहाँ पर कहा है पेरीनेटल डिसीज। तो पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी सबसे ज़्यादा कंटेजियस है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सी है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है। पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है तब। तो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये बेबी को क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा है जो कॉमनली यहाँ पर पूछा है और सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, तो क्या होगा? HSV वायरस। Herpes virus can also be spread to the baby if a mother has a blister caused by herpes on her breast। देखिए यहाँ पर आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा कि बच्चों में पेरीनेटल टाइम में बच्चों में है जो सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों रहेगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही, क्योंकि यदि मदर के ब्रेस्ट में या फिर आसपास एक भी ब्लिस्टर है, बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होगा? अफेक्टेड ब्रेस्ट से यदि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया तो बेबी के लिए फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी पेरीनेटल इन्फेक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनली वो इजीली बच्चे को होगा, जो जिसको हम हाईली कंटेजियस कह रहे हैं, वो क्या होगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज विद इन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH-D immunoglobulin be given to appropriate candidate to prevent anti-D isoimmunization। तो anti-D isoimmunization से प्रिवेंट हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में या फिर 80 घंटे में। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और मदर के लिए भी हमें कितने घंटे के अंदर है जो RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करनी है? तो कितने घंटे के अंदर करनी है RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन? 72 घंटों के, कितने? विद इन 72 घंटों के अंदर है जो हमें क्या करना है? प्रेग्नेंट लेडी के जो मदर है उसके लिए डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद विद इन 72 घंटों के अंदर RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है एंटी-डी आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज Which of the following perinatal infection disease can be prevented by post-delivery passive active isoimmunization of the neonates? तो यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा कंटेजियस है पेरीनेटल पीरियड में। अब है यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जिसको हम पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से न्यूनेट बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन में HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस CMV। तो यहाँ पर जो पेरीनेटल इन्फेक्शन है, हम बेबी को पोस्ट डिलीवरी के बाद, बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन से बेबी को हम उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है? हेपेटाइटिस B वायरस, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विद इन 24 आवर के अंदर क्या दे दिया जाता है? हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो दे दी जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? हेपेटाइटिस B वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस A को, B को, E को या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस को। तो हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा है तो वो क्या है? हेपेटाइटिस B। क्या है? हेपेटाइटिस B।
अब यहाँ पर एग्जाम में आपको रूट जनरली पूछे जाते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस सी जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस बी जो कि ओनली डीएनए वायरस है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है हेपेटाइटिस की जो कैटेगरी के वायरस हैं इनमें से डीएनए वाला वायरस कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी। ब्लड बॉर्न सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस डी जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ में होगा, को इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए, सी, डी और ई हैं ये कैसे हैं, आरएनए वायरस हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है क्या है, डीएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस सी का। नेक्स्ट है यहाँ पर A neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as। तो कौन सी डिसीज है जिसमें पेशेंट का, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट का फेस कैसा रहेगा, मास्क लाइक फेस होगा और स्टेयरिंग टाइप से देखेगा। ऑप्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स डिसीज, हंटिंगटन्स कोरिया एंड पार्किंसंस डिसीज। ये चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं, याद रखें आप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल साइन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मास्क लाइक फेस देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस डिसीज में। किस में देखने को मिलेगा, पार्किंसंस डिसीज में। माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होगा यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर डिसीज है जिसमें मसल्स वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज। तो यदि वेन्स में क्या है, क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, थक्के जमते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। तो क्या कहलाएगा, यदि वेन्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्ब का फॉर्मेशन कहलाना क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज़ करेंगे, थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, एन्यूरिज्म का मतलब होगा वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी। जनरली एन्यूरिज्म में क्या होगा, जो वीक आर्टरी का एरिया है वो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह वल्ज हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप होगा किसमें, आर्टरीज में। इस्कीमिया का मतलब होगा टिश्यू डेथ। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्शियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर बताना है कि प्रेगनेंसी की ऐसी एबनॉर्मल स्टेज जिसमें जो कॉन्सेप्टियस मटेरियल है, कॉन्सेप्शन का जो मटेरियल है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्राइन वॉल में होगा। लेकिन जब ये यूट्राइन वॉल के यहाँ पर ना हो के कहीं और हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और अबॉर्शन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी, तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, एग रिलीज करेगी ओवरी। ध्यान से देखिए, ओवरी एग रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। लेकिन यदि क्या है, लेकिन यदि यही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट कहाँ पर हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पर हो जाए, अदर देन यूट्रस के कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। और कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग्स ऑफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम क्या है, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर तक, क्या है, फर्स्ट 36 आवर तक डिलीवरी होने के बाद से लेकर 36 घंटों तक यदि बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है और रेक्टम कैसा है, एम्प्टी है, तो ये किसकी फाइंडिंग है, हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं, ये हैं हिरस्प्रिंग्स डिसीज के, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी
ये एब्सेंट रहेंगी, जनरली गैंग्लियोनिक सेल से रहती हैं, जिसको मेगा कॉलन डिसीज भी कहेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण जो यहाँ पर रेक्टम है क्या रहेगा, यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। तो यहाँ पर जब रेक्टम में कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पुअर फीडिंग होगी, रेक्टम एम्प्टी होगा, बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल है जो पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी यदि 8 साल से कम एज के पहले ही हो जाए गर्ल्स में तो इसको क्या कहेंगे, थैलार्ची, मिनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या हम टर्म यूज़ करेंगे यदि प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट हो जाए, 8 साल से भी कम एज में हो जाती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो कौन सी होगी, वो होगी यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे, 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा, ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा, होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं, रोज कलर के रैसेस हैं बॉडी पर, वो क्या कौन सी डिसीज के साइन है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनेस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं। तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में, किसमें, मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किसमें देखने को मिलते हैं, मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है, कॉप्लेक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किसमें देखने को मिलेंगे, मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस। तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है, और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू, डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है, मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ दी अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है, जनरली एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है इसमें क्या होगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा, स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी
क्या कर रहा है, अच्छा कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है, डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैंप करेंगे, 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैंप को हमें कब क्लैंप कब करनी है, कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लैंप द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है, निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, निसीरिया गोनोरिया। क्या है, निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है, कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विद इन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनस इज। क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से टिटनस का, कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनस में जनरली क्या अफेक्ट होगा, बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है, वो ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस इज द सीवियर हाइपर एक्सटेंशन एंड स्पास्टिसिटी in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging और arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण, टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे, ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया है, आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक जो यहाँ पर टोए है, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है क्या है, ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर with high blood pressure is sufficient to categorize her as having pre-eclampsia। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में लेडी को प्री एक्लेम्सिया है तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे, +3, +4, +5 या फिर +2। तो कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया है तो वो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। तो यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी, इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है और ये क्या करेगा, बिलिरुबिन को क्या करेगा, बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा, बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि बाइल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछें तो वो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए, इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे। ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, RH negative mother delivered a baby, which among the following test is more likely to the ordered for the baby। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है, मदर RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा। यदि मदर पूछें तो अलग है और बेबी पूछें तो अलग है, तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, किसके लिए, मदर के लिए किया जाता। लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम टेस्ट, तो वो किसके लिए है, बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होकर कहीं और होंगी, तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। जो टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा बिलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी, बिलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर है, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में, और ये कब होगा, डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली और ये अर्ली प्रेगनेंसी में, अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ये डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है, बिलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है, तो यह माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज, हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है, वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी, क्या होगा, प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए ये जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हज़ार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा, और जो शेष बचे हुए 1 हज़ार रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया, गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स।
जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर जो इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे, तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा, हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिकुलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MPNHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो यहाँ पर अब ऑप्शन A, B, C, D दिए हैं कि A बस है कि B है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 2007 टू 2008 के बीच में जो 11th 5-year प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं, 31 मई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and the pregnant women। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है?